आज की मैराथन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत ही लंबी क्लास है, 1 से 1.5 आवर की क्लास है जिसमें हम पूरे के पूरे कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट भौतिक विज्ञान क्लास 11 स्पेशली पूरे भौतिक विज्ञान को हम एक तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। सारे के सारे फॉर्मूलेस को हम इसी एक ही वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें, जिन बच्चे ने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उसका पूरा का पूरा फिजिक्स एक तरीके से बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने हर एक सब्जेक्ट जो वीक से वीक है उसको आप बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। तो चाहे वो क्लास 11 का स्टूडेंट हो, एग्जाम देने वाला हो, चाहे वो IT JEE नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उस सभी के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपका पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज होने वाला है। हर एक चैप्टर को हम देखने वाले हैं बारी बारी तरह से, और हर एक चीजों को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम फोड़ते चलेंगे इस वीडियो में आप सभी के साथ। और आपको ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सर आप तो बस फॉर्मूला दिखा रहे हो आगे बढ़ रहे हो, फॉर्मूला दिखा रहे हो आगे बढ़ रहे हो। नहीं, हर एक फॉर्मूले के संबंधित कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में फिट होने वाला है, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस मैराथन वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो है। तो आप सभी साथ बनाए रखिएगा, पेन कॉपी के साथ लेकर बैठिएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एग्जामिनेशन में तगड़ा फोड़ने के लिए तगड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एक बात आप सभी हमेशा याद रखना, जो संघर्ष की राह पर चलता है एक दिन वही दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है कल सूर्य बनकर वही निकलता है। आज नहीं तो कल जो चीज़ हमारा वीक है वही सबसे, क्या पता कल सबसे हमारा स्ट्रांग बन जाए। जिस चीज़ पर हमारा मजाक उड़ रहा हो आज, क्या पता कल वही लोग कहे कि यार मेरा तो इतना कमज़ोर था ये सब्जेक्ट, तूने कितना स्ट्रांग बना लिया। तो सब कुछ है हमारा खेल मेहनत का। तो अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हो, इस पूरे लेक्चर को देखते हो और कॉपी पेन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक चीज़ को समझते जाते हो, लिखते जाते हो, तो गारंटेड हर एक चीज़ आपका स्ट्रांग होता जाएगा और पेपर में आप 100 मार्क्स के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हो। तो इट वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमारा चैप्टर है, तो जितने भी सारे हम फॉर्मूले देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, तो वो सारे फॉर्मूले हम चैप्टर वाइज आप डिस्कस करेंगे, बताते चलेंगे चैप्टर वाइज। ओके, जिससे हर एक चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन भी होता चला जाएगा और फॉर्मूलेस भी आप नोट करते चले जाओगे चैप्टर वाइज, और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलिए जो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह है आपका मात्रक तथा मापन। और इस चैप्टर में जितने भी सारे फॉर्मूले, जितने भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो जो सबसे पहला है वो आपका रेडियन के बारे में क्या होता है, कोण क्या होता है एवं घन कोण क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इससे संबंधित फॉर्मूलेस देखते हैं और इसका यूज आखिर हम कहाँ करते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, कोई भी आपका क्या है होता है, सर्कल का आर्क आपने ले लिया, किसी थीटा एंगल पर है, कोई पूरा एक सर्कल है दोस्तों, उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जो कि थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है केंद्र पर, और जो त्रिज्या क्या है R है, और उस चाप का जो दोस्तों लेंथ है वो L होता है। तो यहाँ पर एक चीज हम दोस्तों पढ़ते थे, क्या जो हमारा थीटा होता था वह किसके बराबर होता था, चाप जो है हमारी ये बटे जो ये त्रिज्या है दोस्तों, ये इसके अनुपात के बराबर होता है ये फ्रेंड्स। ओके, यानी चाप L है, त्रिज्या आपकी R है, तो ये थीटा आपका L/R होता है। और यहाँ पर जो थीटा होता है ना, ध्यान दे पूछा जाता है कि जो यहाँ पर थीटा होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। तो ये बात हो गई सर्कल, ये बात हो गई एक सर्कल की। एक आपका वृत्त हो गया दोस्तों जो 2D में आप बनाते हो वो। लेकिन क्या हो अगर हम गोले की बात करें, एक सर्कल ले लें, बिल्कुल गोला ले लें और उसका कोई दोस्तों हम पार्ट ले लें, छोटा सा हिस्सा ले लें, तो वो हमारा दोस्तों क्या, कोई थीटा नहीं बनाता है, वह कोण दोस्तों समतल कोण नहीं बनाता है, वह जो कोण बनाता है ना वह घन कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है, घन कोण, जो 3D में आपको दिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 3D एंगल भी बोलते हैं। ये तो हमारा जो एंगल है दोस्तों ये 2D वाला है, लेकिन ये जो एंगल बनाता है वह 3D वाला एंगल बनाता है, जिसे हम घन कोण बोलते हैं। और ये जो घन कोण बनता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो घन कोण बनता है, इसको हम क्या, हमारा क्या था, ये जो लेंथ था यहाँ पर, ये क्या था, एक रेखा की तरह लेंथ था, तो हम बोलते थे कि लेंथ अपॉन में रेडियस था। लेकिन यहाँ पर घन कोण के केस में यह तो कोई दोस्तों लंबाई नहीं है, ये तो पूरा एक हिस्सा हो गया, ये तो पूरा एक हमारा क्षेत्रफल मिलता था यहाँ पर। तो यहाँ पर इस केस में हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये, एवं बटे में क्या है, इसकी त्रिज्या R घन को पढ़ते थे। ओके, तो ये दो फॉर्मूले से यहाँ पर हमने देख लिया।
और इस अगला फॉर्मूला इसी चैप्टर का दोस्तों वह है आपका त्रुटि से संबंधित। जैसे त्रुटि वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना कई बार परीक्षा में, तो ए में जो त्रुटि प्रतिशत है, ए में त्रुटि गुणे 100 कर देते तो त्रुटि प्रतिशत आ जाता था। ये किसके द्वारा हो जाएगा, इस पूरी भौतिक राशि में हर एक का आप त्रुटि प्रतिशत निकाल के जोड़ देते थे, चाहे वह गुणा हो चाहे वो भाग हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो जोड़ हो चाहे घटाना हो, हम त्रुटि को हमेशा क्या कर देते थे, हर एक एलिमेंट का निकाल कर त्रुटि प्रतिशत जोड़ देते थे, तो हमें पूरा भौतिक राशि का मिल जाता था। यानी यहाँ पर आपका क्या एल है, तो एल में प्रतिशत त्रुटि ओके गुणे 100। यहाँ पर आपका क्या बी है, तो बी में प्रतिशत त्रुटि हम लिखते थे गुणे 100। यहाँ पर आपका सी है तो लिखते थे सी में प्रतिशत त्रुटि गुणे 100। यहाँ पर आप मान लीजिए क्या है, आपका क्यू है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सी हमने ले लिया है तो यहाँ क्यू है, तो हम लिखते थे क्या, क्यू में प्रतिशत त्रुटि दोस्तों गुणे 100। और इन सभी को हम क्या कर देते थे दोस्तों, जोड़ देते थे, इन सभी को हम जोड़ देते थे तो हमें पूरी भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि मिल जाती थी। और ये जो घातें होती हैं हम इसका क्या कर देते थे, जैसे एल पे घात घातों का, जैसे एल पर घात क्या है आपको दिया है पी है, अब पी आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी आपका नंबर है, तो उस नंबर को क्या करना है ना, इस जो आपने त्रुटि लिखा है ना इसके साथ हमेशा गुणा कर देना है ओके। और जैसे यहाँ पर बी पर देखो क्यू है तो बी का प्रतिशत त्रुटि लिखा है ना, और इसी बी क्यू को हमने इसी के साथ गुणा कर दिया। सी पर देखो आर था तो सी के प्रतिशत त्रुटि के साथ आर का गुणा कर दिया। अगर बाई चांस मान लो क्यू पर आपको कोई घात एस दे दिया है, क्यू पर भी घात है मान लो, तो उसको क्यू के प्रतिशत त्रुटि के साथ गुणा कर देना है और सभी को हमेशा जोड़ देना है ओके। तो फाइनली आपका ए का प्रतिशत त्रुटि निकल कर आ जाता है। तो अब बात करते हैं अब थोड़ा हम विमी सूत्र से संबंधित। विमी सूत्र में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। पहला तो हो गया आपका बल। जैसे बल का जो आपका विमी सूत्र होता है वो आपका होता है mlt के पावर -2। और लंबाई हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, वो सभी भौतिक राशियों का विमी सूत्र क्या होता है, एल होता है दोस्तों, जिनको हम मीटर में मापते हैं, तो उन सभी का एल होता है। समय का आपका टी होता है, द्रव्यमान का आपका एम होता है। बस इन चारों का आपको याद रखना है ओके। आप इन्हीं चारों के हेल्प से आप किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कार्य का विमी सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का आपको पता है विमी सूत्र, यहाँ रख दो mht के पावर -2। एवं जो आपका विस्थापन है उसका विमी सूत्र आपका क्या होता है, एल होता है ना, तो उसको रख दो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, कार्य का विमी सूत्र ml का स्क्वायर t के पावर -2 ओके। तो इस तरह आप किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र निकाल सकते हो ओके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम चैप्टर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, सरल रेखा में गति। और इस चैप्टर को भी आइए मिलकर हम सभी हार नहीं मानते हैं और हर एक चैप्टर फीस का हम क्या करते हैं, एक तरह से रिवाइज करते हैं, हर एक फॉर्मूले को देखते चलते हैं ओके। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, वेग के बारे में देखा था। और वेग में भी हमने 2 तरह के वेग देखे थे। कौन कौन से वेग देखे थे याद करिए। जी हाँ, पहला हमने देखा था औसत वेग, दूसरा का हमने देखा था ताक्षणिक वेग। दोनों में क्या अंतर होता था देखो, और जब देखो ताक्षणिक वेग हम कहते थे कि जब किसी क्षण पर आपसे पूछा जाए कि आपका वेग कितना है तो ताक्षणिक वेग हो जाता था। यानी अगर हमने आपसे पूछ दिया आप रास्ते में चल रहे हो, 5 सेकेंड पर हमने पूछा कि 5 सेकेंड में बताओ तुम्हारा वेग कितना था, उसी समय खड़ा कर तो आपका वो वेग क्या होगा, ताक्षणिक वेग कहलाता था। और इसको हम क्या निकालते थे, ds/dt करके निकालते थे अवकलन द्वारा। और लेकिन औसत वेग क्या होता था, औसत वेग यानी कि हम किसी क्षण पर नहीं पूछ रहे, आप पूरा घूम लो, आपको जितना दौड़ना है, जितना घूमना है घूम लो, 10 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, जितनी भी दूरी तय करनी है दूरी तय कर लो। उसके बाद घूमने फिरने के बाद अगर हम आपसे पूछे कि आपने जो घूमा ना, उस पूरे रास्ते में जितना भी आपने यात्रा किया उसमें आपका वेग कितना था, तो उसे आप औसत वेग कहोगे, जो कि आता था हमारा आपने कितना दूरी घूमा आपने और कितना समय लगाया, इन दोनों को डिवाइड कर ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों किस पे, त्वरण की तरफ। और त्वरण से पहले एक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको और भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, रिवाइज हो जाए आपका। जैसे आपका विस्थापन आपको दिया है समय के रूप में ना, दिया है 2t² + 5 ओके। और आपसे पूछा कि t = 2 सेकेंड पर वेग कितना है ओके। तो आप क्या करोगे सर, आपसे पूछा है 2 सेकेंड पर, यानी ये ताक्षणिक वेग है, तो कैसे निकालेंगे, ds/dt करेंगे, यानी s आपको दिया है ये चीज, इसका हम अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष। तो अवकलन करने पर आप आई होप आपको आता है, तो अवकलन करेंगे तो 4t और 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर आपसे 2 सेकेंड पर पूछा है तो t की जगह 2 रखोगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा दोस्तों ताक्षणिक वेग ओके। तो इस तरह करते थे हम, आपको आइयो पूरा रिवाइज हो गया होगा आपका। आप बढ़ते हैं त्वरण की तरफ। तो त्वरण भी दोस्तों आप कितने तरह के होते हैं, 2 ही तरह के होते हैं। एक हो गया ताक्षणिक त्वरण, जब आपसे किसी क्षण पर पूछा जाए, किसी t समय पर पूछा गया तो वो हो गया आप ताक्षणिक त्वरण। और इसमें भी वही क्या करते थे, हम
अब इसमें क्या करते थे, केवल वेग का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, क्योंकि भाई वेग यहाँ पर परिवर्तित होता है तभी ना त्वरण आता है, तो वेग का आकलन करेंगे समय के सापेक्ष। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों अगर वेग आपको किसी फंक्शन में दे दिया है समय के रूप में, वेग अगर आपको दिया है टी का क्यूब प्लस 3, तो अगर आपसे पूछे त्वरण बता 2 सेकंड पर कितना होगा, तो वही dv बाई dt करोगे और टी का मान यहाँ 2 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपका ग्राफ के बारे में हम देखते हैं थोड़ी चीजें। ग्राफ में भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने ग्राफ में संबंधित। जो पहला पॉइंट है वह है कि अगर आपको वेग समय ग्राफ दिया हो ना, तो उस वेग समय ग्राफ का जो आपका क्षेत्रफल होता है वह आपको विस्थापन देता है। अगर आपको त्वरण समय ग्राफ दिया हो, देखो त्वरण यानी कि ए टी ग्राफ, वेग समय ग्राफ यानी कि वी टी ग्राफ, तो यहाँ पर ए टी ग्राफ का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो आपको वेग देता है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है और नोट कर लेना है। एग्जाम्पल करा देते हैं अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है। देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, आपसे पूछा क्या है, विस्थापन बताओ। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि विस्थापन आप हमें बताइए, तो हम कैसे विस्थापन निकालेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा ग्राफ दिया हुआ है सर, वेग समय ग्राफ दिया, और वेग समय ग्राफ का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लिया तो वो हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। तो ग्राफ आपका क्या बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। कितना क्षेत्रफल इसने घेरा हुआ है सर, ये पूरा का पूरा इसने क्षेत्रफल घेरा हुआ है, यानी कि इसी का एरिया निकाल लो, आपका विस्थापन होगा। यानी कि देखो ये एक आयत है ना, ये एक आयत बना हुआ है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखो 4 है, 0 से 4 यानी कि 4 है। वो चौड़ाई की बात करें तो 0 से 2 है, तो 4 दूनी 8 मीटर आपका आ जाएगा विस्थापन। और इसी तरह देखो त्वरण समय ग्राफ दिया हुआ है आपको एटी ग्राफ, और आपसे पूछा है वेग आपका क्या होगा। मान लो पूछा है वेग आपका क्या होगा, तो ये देखो ग्राफ का क्षेत्रफल आप निकालो। ग्राफ ऐसे गया है, कितना क्षेत्रफल घेरा है सर, ये पूरा का पूरा नीचे देखो कितना, इतना क्षेत्रफल घेरा हुआ है। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, वेग आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में आधार, 0 से 2 आधार हो गया। और ऊंचाई की बात करें तो यहां से यहां तक यही ना ऊंचाई है, जो कि आपका 0 से दोस्तों ये देखो 4 है, 0 से 4 है आपका, तो यहाँ 4 से गुणा करो, 2 से 2 हमारा गया और 4 हमारा मीटर पर सेकंड आपका वेग आ जाएगा यहाँ पर, जब आप त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे। ओके, आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा इस तरह। हाँ, ऐसे ऐसे क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें ये मिलता है फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं गति के समीकरण की। अब गति के समीकरण हम तब लिखते थे जब हमारा त्वरण क्या हो दोस्तों, नियत होता था, यानी त्वरण एक समान होता था। तब हम 3 समीकरण देखते थे। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा का s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण, t आपका समय और s आपका क्या होता था, विस्थापन होता था। ओके, और यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, बच्चे भूल जाते हैं यही चीज, और इस क्वेश्चन आता है तो कहते हैं यार गलत हो गया, मेरा गलत हो गया। यही बात नहीं ध्यान रखते कि त्वरण आप 2 तरह के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है सर, निगेटिव कब होता है। देखो त्वरण पॉजिटिव तब हम लेते हैं दोस्तों जब आपका वेग क्या होता है, बढ़ रहा होता है, घटता नहीं है। वेग अगर 10 मीटर पर सेकंड से अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, 15 20 25 ऐसे होता जा रहा है। लेकिन त्वरण अगर आपका घटता जा रहा है, अगर 10 से शुरू हुआ तो 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो त्वरण घटता जा रहा है। तब उस केस में हम त्वरण को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, माइनस में लेते हैं, यहाँ पर माइनस में रखते हैं। ओके, तो ये बात रखना है आपको। उसके बाद दोस्तों अगर गति आपकी क्या हो दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र में हो रही हो, जैसे वस्तु को हम क्या करें, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में क्या करें, गति कराए। जैसे इस पेन को हमने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में क्या किया, इस तरह फेंका। ओके, तो यहाँ पर जो त्वरण लगता है इस वाले केस में g के बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण g लगता है। तो बस इस सभी फॉर्मूले में एक ही जगह हम क्या रखते हैं, g रख देते हैं, बस सिंपल। ओके, तो आई होप ये पूरा चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूले से हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। लेट्स मूव द नेक्स्ट चैप्टर। तो खटाखट हम चैप्टर को क्लियर करते जा रहे हैं, हर एक चैप्टर को। अब हम पहुंच गए किस कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। तो इसके सभी सूत्रों को देखते हैं, सभी चीजों को रिवाइज करते हैं। तो जो आपका समतल में गति, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते थे, सदिश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो सदिश में हमने देखा था क्या कि अगर 2 सदिश आपके क्या है दोस्तों, इस तरह है, एक सदिश इधर की ओर है R1, एक सदिश इधर की ओर है R2, और दोनों क्या है, किसी कोण पे है थीटा एंगल पर। तो हम आपसे कोई पूछते कि परिणामी सदिश बताओ, तो परिणामी सदिश का सूत्र ये होता था कि रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है cos थीटा ले लेते थे। ओके, और इसमें भी हम केसेस के बारे में डिस्कस करते, 2 केसेस देखते थे कि जब 2 सदिश क्या है, एक ही दिशा में, भाई इनके बीच में कोई कोण ही नहीं है, एक ही दिशा में, R1 भी इधर है R2 भी इधर है, तो सीधे R नेट आपसे कोई पूछे परिणामी सदिश तो दोनों को जोड़ दो, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा केस हो गया जब 2 सदिश क्या हो दोस्तों,
R1 इधर है लेकिन R2 क्या है, इसके विपरीत है। तो R नेट आपसे पूछे तो सिंपली क्या करो, दोनों सदिशों को घटा दो बस। ओके, एक ही दिशा में तो जोड़ दे देते हैं, विपरीत दिशा में तो घटा देते, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कोण पर है तो सूत्र लगाकर हम R नेट निकालते थे दोस्तों। ओके, और पूछा जाता कि दो सदिश आपको दिया जाता था और आपसे पूछा जाए कि उनके बीच में बताओ कोण क्या है। जैसे एक सदिश आपको दिया है A, एक सदिश आपको दिया है B। ओके, इन दोनों के बीच में आपसे पूछ दिया कि बताओ कोण कितना होगा। सूत्र होता था cos थीटा बराबर A डॉट B अपॉन में मॉड A अपॉन मॉड B करते थे। ओके, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि A एवं B का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। आप करोगे, आपको आता होगा। और इन दोनों का मॉड लेंगे, A का मॉड लेंगे तो आपका आएगा दोस्तों √3, B का अगर आप मॉड निकालोगे तो आपका आएगा √2। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो cos थीटा है वह बराबर क्या है, 2 अपॉन में √2 अपॉन में √3 के बराबर है दोस्तों। ओके, सिंपल सी बात है। और यहाँ से थीटा हम सिंपली बोल सकते हैं कि cos इनवर्स √2 अपॉन में 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इस तरह सवाल को हल करते थे। अब कई बच्चों को पता ही नहीं होगा कि सर आप मॉड कैसे निकाल रहे हो, A का मॉड B का मॉड। तो मॉड का सिंपल सूत्र होता है, अगर आप कोई भी सदिश आपको दिया हो दोस्तों इस रूप में, तो इसका जो मॉड होता है वह क्या होता है दोस्तों, जो इसके आगे गुणा में लिखा है ना, इसी का वर्ग करके जोड़ देते हैं और उसका अंडर रूट ले लो, बस काम खत्म, पैसा हजम। यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा है वाई का स्क्वायर, के के साथ क्या लिखा है जेड का स्क्वायर, इन सभी को जोड़कर इन सभी का आप रूट ले लोगे तो मॉड आपको ए मिल जाता है यहाँ पर। ओके, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है एक्स्ट्रा आपके लिए। उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रक्षेप गति। अब हमारा प्रक्षेप गति शुरू होता था। प्रक्षेप गति में हम सूत्र कौन कौन से देखते थे कि सबसे पहला, अगर कोई वस्तु को हम किसी थीटा एंगल पर किसी u वेग से हम क्या करें, फेंक देते हैं, तो वस्तु क्या करे, तो वस्तु हमारी इस तरह जाती थी। तो यहाँ पर 3 चीजें होती थी। पहला कि वस्तु ने कितना ऊंचाई गया, कितनी ऊंचाई पर गया, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कितनी ऊंचाई पर गया। दूसरा भाई कितना समय लगा, ये हवा में जब उड़ रहा है वस्तु, हवा में उड़ते 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 यहाँ तक पहुंचा तो वस्तु ने कितना समय लगा है, तो हवा में उड़ने का समय यानी कि उड्डयन काल हम देखते हैं। और वस्तु ने कितना परास यानी कितनी दूरी तक वस्तु गया, कितना दूर गया वस्तु, कितना दूर गया, उसको हम क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। और इन सभी का सूत्र आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं। अब कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप हमें ऊंचाई मत बताओ, आप हमें बताओ अधिकतम ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या कर देना है, थीटा की जगह 90 डिग्री रख देते थे। आपसे पूछा जाए परास मत बताओ भाई साहब, हमें पता है परास क्या होता है, लेकिन आप बताओ अधिकतम परास क्या होता है, तो उस केस में थीटा की जगह 45 डिग्री रख देना है, बस काम खत्म। जो थीटा है वहां 45, अधिकतम ऊंचाई केस में थीटा की जगह 90 डिग्री रख देना। ओके, तो ये हो गया दोस्तों प्रक्षेप गति संबंधी सूत्र, महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको याद रखनी है हर एक चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर 5 गति के नियम। इस गति के नियम में सबसे पहले हम देखते थे कि भाई गति का वस्तु कर रहे तो उस पर हम बल लगा रहे हैं। अब ये जो बल होता है, आखिर ये जो बल होता है आखिर ये क्या होता है, तो देखो जो बल आपका होता है वह संवेग में परिवर्तन बटा लगा कितना समय है ये होता है। कई बच्चे याद करते हैं F बराबर ma, F बराबर ma और जन्मांतक तक F बराबर ma करते रहते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको दे दिया जाएगा वस्तु के संवेग में परिवर्तन और लगा समय, तब आपसे पूछेगा बल क्या होगा, तो भाई साहब उनका तो काम खत्म, वो तो F बराबर ma याद किए हैं, उनका वहीं सलट गया। लेकिन आपने अगर याद किया है इस वीडियो से कि बल हमारा संवेग में परिवर्तन बटा समय भी होता है, तो आप लिखोगे डायरेक्ट संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय और आपका बल आ जाएगा। ओके, यानी कि संवेग में परिवर्तन, संवेग हमारा क्या होता है ma होता है, और इसमें परिवर्तन यानी कि m डेल्टा v, वेग में परिवर्तन, ये हो गया संवेग में परिवर्तन। और जो लगा समय वो इससे डिवाइड कर दोगे, फिर यहां से हमारा फाइनली निकल कर आता था दोस्तों m, तो m हो गया v अपॉन t, आपका त्वरण आपका आ जाता था फिर हम कहते थे f बराबर ma, f बराबर ma। ओके, उसके बाद आवेग के बारे में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद जो आवेग आपका क्या होता है, आवेग होता है कि वस्तु पर हमने वस्तु पे कितना बल लगाया और कितने समय तक लगाया, इसका गुणा कर देते थे। ओके, और इसी को हम संवेग में परिवर्तन भी लिखते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, संवेग में परिवर्तन ही लिखते थे। क्योंकि अगर आप लिखोगे F का सूत्र, बल का सूत्र क्या होता है, संवेग में परिवर्तन ये बटे में समय, और फिर उसी समय से गुणा कर दोगे तो ये सिंपली समय तो समय गया, बचेगा क्या, संवेग में परिवर्तन। इसलिए हम आवेग को कई बार संवेग में परिवर्तन भी बोलते हैं। और कई बार अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया 1 सेकंड के लिए, तो बताओ आवेग कितना होगा, तो इन दोनों का गुणा कर दो आपको मिल जाएगा। और कई बार अगर आपको संवेग में परिवर्तन दिया हो तो भाई आपका आवेग हो जाएगा। उसके बाद जो आपका हो गया लैमी का प्रमेय, ये दोस्तों IIT JEE जो आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये थ्योरम याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पे सवाल
बनते हैं एग्जाम में। जो आपका वस्तु पर अगर आपके 3 बल कार्य कर रहे हो, किसी न किसी तीनों कोण क्या हो, तीनों के तीनों बल किसी न किसी दोस्तों अल्फा बीटा गामा कोण पर लग रहे हैं। पर लामी का प्रमेय से हमारा क्या आता है दोस्तों, 1 में दोस्तों F1 में इसके सामने वाला कोण क्या है, अल्फा है, साइन अल्फा लिखो। F2 के सामने वाला कोण क्या है, बीटा है, तो साइन बीटा लिखो। F3 के सामने वाला कोण गामा है, तो साइन गामा लिखो। और इन सभी का दोस्तों जो हमारा अनुपात होता है दोस्तों, वह बराबरता, यही लामी का प्रमेय कहता है। ओके, तो ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद जो आपका आता है दोस्तों FBD प्रॉब्लम, पुली का हो गया, ब्लॉक्स का हो गया, तो उन सभी प्रॉब्लम को कैसे हम हैंडल करते हैं, तो 2-3 सूत्र आप देख लीजिए जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे आपके पुली है, यहाँ पर लटका हुआ है एक द्रव्यमान M1, एक का M2 है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हमने कह दिया कि मान लो कि जो M2 है वो ज़्यादा भारी है M1 से, तो यहाँ पर वस्तु नीचे की ओर जाएगी, ये वाला वस्तु नीचे की ओर गति करेगा, ये ऊपर की ओर गति करेगा, क्योंकि ये वाला भारी है। तो यहाँ पर त्वरण क्या आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा त्वरण। तो कई बार आपसे पूछता है कि वो त्वरण बताओ क्या होगा, तो जो त्वरण का सूत्र होता है वो दोस्तों M2 माइनस M1 G अपॉन में M1 प्लस M2 होता है। ओके, और यहाँ पर बात करें अगर वस्तु M1 है M2 है, दोनों क्या है, रस्सी से बंधे हुए और हम कोई बल लगा रहे बाहर पर, तो उसमें जो त्वरण आता है वो त्वरण हमारा होता है दोस्तों बल बटे में टोटल मास, कुल का कुल द्रव्यमान, यानी कि M1 प्लस M2। ओके, तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूलेस। उसके बाद आपके बात आते हैं घर्षण के बारे में समझते हैं। तो जो घर्षण का सिंपली सूत्र होता है वह होता है म्यू एन। एन आपका क्या होता है, यहाँ पर समान प्रतिक्रिया बल होता है। आप एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों घर्षण वाले चैप्टर का, वह है आपका tan थीटा बराबर म्यू होता है हमारा। जहाँ पर थीटा आपका घर्षण कोण होता है, म्यू तो आपको पता है दोस्तों घर्षण गुणांक होता है हमारा। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक बार घर्षण कोण क्या होता है एक थोड़ा याद दिला दो। तो देखो हम जानते हैं आप भूल गए होगे लगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मान लीजिए पेन है, ओके, और इस पेन पर हमने क्या रखा हुआ है दोस्तों, कैप रखा हुआ है। अभी कैप क्या है, उसी तरह रखा हुआ है, लेकिन इस पेन को उठाते गए और एक ऐसा कोण हमें मिल गया दोस्तों, एक ऐसा एंगल थीटा में आ गया जिस एंगल पर ये जो कैप है दोस्तों नीचे की ओर सरकने लगा, तो उसी कोण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घर्षण कोण बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया, आपको रिमेंबर हो गया होगा। आप दो महत्वपूर्ण चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला अब आपको दिखाने जा रहे हैं, वह है आपका अधिकतम वेग। जब वस्तु कोई भी हमारा दोस्तों बाइक आता है, कोई भी हमारा दोस्तों हो गया कार आता है, बस आता है, ये सभी किसी न किसी मोड़ पर अगर घूम रहे हैं तो वहां पर उस वस्तु उनका वेग अधिकतम क्या होना चाहिए जिससे वह बिना फिसले क्या हो उस मोड़ पर मुड़ सके, जिसकी त्रिज्या मान लो मोड़ की आर है। ओके, कई बार देखते हो ना कि वस्तु बहुत ही तेजी से एक गाड़ी आ रहा है और यहाँ पर सड़क पर ऐसे जैसे ही मुड़ा तो भाई साहब उसका तो खत्म, गुड बाय, गया जा रहा था, वहीं पर मुड़ते ही सड़क गया, हाथ मुंह फूट गया। लेकिन हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें एक पता होना चाहिए कि यार उस मोड़ पर हम कितने अधिकतम वेग से मुड़े कि जिससे हमारा टायर वायर फिसले ना आराम से। तो वो जो अधिकतम वेग होता है वो अंडर रूट में म्यू जी आर के बराबर होता है। आर तो होती है भाई इस मोड़ की हमारी त्रिज्या कितनी है, आर वो हो गया, एवं म्यू होता है वो जो सड़क पे है उस सड़क का घर्षण गुणांक। ओके, और जी तो आपको पता ही है। तो हमेशा बात करते हैं थोड़ी वित्तीय गति में बल के बारे में। ओके, जैसे कोई भी पिंड होता है जिसका द्रव्यमान m होता है, तो हमेशा अगर वो क्या करता है, घूमता है किसी वृत्त में, तो हमेशा आपने देखा होगा रस्सी से आपने कभी भी किसी पत्थर को घुमाया होगा रस्सी में बांधकर, तो आप देखते हो ना कि रस्सी में एक हमारा बल उत्पन्न हो जाता है, रस्सी हमारी टाइट हो जाती है, यानी कि यार उस रस्सी पर बल एक लगने लगता है दोस्तों। इस रस्सी पर दोस्तों बाहर की ओर एक बल लगने लगता है, जिससे पहले रस्सी तो हमारी क्या थी, रस्सी पे कोई भी तनाव नहीं था, पहले लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम उस रस्सी घुमाने लगे तो रस्सी में तनाव आ गया दोस्तों। रस्सी में क्या हो गया, एक तनाव हो गया, खिंचाने लगी, यानी कि उस पे क्या करने लगा, बाहर की ओर वस्तु को जब हमने घुमाया तो बाहर की ओर एक बल लगने लगा, और इसी बल को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, अपकेंद्र बल बोलते हैं, जो कि हमारा होता है mv² अपॉन में r। दोस्तों ये एक छुपा हुआ होता है जो आपको दिखता नहीं है, जो कि आपको महसूस होता है ये बल। ओके, रस्सी घुमा रहे हो, ये बल आपको दिख नहीं रहा लग रहा है, लेकिन आपको महसूस हुआ कि रस्सी में खिंचाव हो गया और ये रस्सी हमारी पहले लटकी हुई थी तो अब खिंचा गई। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो कार हमारा यहाँ पर मोड़ पर घूम रहा है, किसी एक वृत्त के दोस्तों मोड़ पर ही घूम रहा है ना, जिसकी त्रिज्या हमारी आर है, तो इस कार पर भी दोस्तों बाहर की ओर एक हमारा बल लगता है जो कि हमारा अपकेंद्र बल ही होता है। और अगर कार ये बहुत ज्यादा स्पीड से आएगी, अगर वेग उसका बहुत ज्यादा होगा तो ये बल बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये कार इधर की ओर फेंका जाएगी और इधर की ओर गिर जाएगी। इसलिए दोस्तों ये हो गया।
केंद्र बल के बारे में भी जान लेते हैं भाई। इस वृत्ति में जो तनाव आ गया है ना सेंटर की तरफ, इसी तनाव को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और ये तनाव बल हमारा जो अभिकेंद्र बल है वो हमारा अपकेंद्र बल के बराबर ही होता है। तो ये हो गया हमारा वृत्तीय गति में बल। चैप्टर नंबर 6 की तरफ, चैप्टर नंबर 6 आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आई होप आपको इस चैप्टर का नाम से ही आपके अंदर जोश, जुनून, ताकत आ गया हो कि यार आप तो फोड़ के ही रख देंगे, चाहे कितना से सारे के सारे चैप्टर को यू फिनिश कर देंगे आज की। और जैसे कि बाहुबली के पिक्चर में शिवलिंग उठाने का जुनून था। तो आइए आप इसी नए जोश के साथ शुरू करते हैं नया जो आपका है चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके सारे फॉर्मूलेस को देखते हैं। तो सबसे पहले कार्य के बारे में देखते हैं, आखिर ये कार्य होता क्या है। तो देखो कार्य हमारा सिंपली होता है बल गुणे विस्थापन, वस्तु में कितना बल लगा और वस्तु कितना विस्थापन तय की, और इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं। ओके सर, जैसे कि आपका बल हो गया I प्लस जे कैप, आपका विस्थापन है दोस्तों, मान लो वस्तु को हम क्या लेंगे R1 I प्लस 2J से हम R2 दोस्तों 2I प्लस 4J तक विस्थापित कर दिया। तो दोस्तों वस्तु का पूछ लिया जाएगा कार्य क्या होगा, बताओ कार्य क्या होगा। तो आप कार्य के लिए क्या करोगे, पहले तो देखो बल तो आपको दिया है, विस्थापन निकालोगे, R2 माइनस R1 आप करोगे। यानी कि कैसे आएगा, पहले वस्तु को यहां से लेकर यहां तक ले गए, यानी वस्तु कितना विस्थापन किया, इन दोनों को आपस में घटा दो पहले। तो घटाने पर क्या मिला दोस्तों आपको, I कैप प्लस का 2J कैप मिला आपको, ठीक है। और इन्हीं दोनों का आपको क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो आपको कार्य आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप कर दोगे अदिश गुणनफल तो आपको कार्य मिल जाता है। ओके, लेकिन ये कब होता है, ये सारे काम हम कब करते हैं, जब आपका बल दोस्तों क्या हो दोस्तों, नियत हो। लेकिन जब बल आपका परिवर्ती होता है ना, तो हम कार्य क्या करते हैं, समाकलन द्वारा निकालते हैं। बल को लिखते हैं एवं dx का समाकलन कर देते हैं x1 से x2। जैसे इसका उदाहरण हो गया, बल आपका क्या है 2x स्क्वायर है। तो हर समय जैसे वस्तु अगर 1 मीटर जा रही है तो दोस्तों बल, अगर बल कुछ और ही होगा, 2 न्यूटन का फोर्स होगा। ओके, लेकिन अगर वस्तु 2 मीटर चल जाएगी तो s का मान 2 रखोगे तो बल आपका दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 न्यूटन का होगा। बल हमारा बदल रहा है समय के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर समाकलन कर देंगे। और हमें देखो यहाँ से प्रश्न की तरह क्वेश्चन में पूछा गया है ना, बल आपका ये है, तो वस्तु में आपको कार्य निकालना है x1 2 मीटर से x2 5 मीटर तक। ओके, अगर वस्तु को ले जाए तो x1 पता है, x2 पता है, बल पता है, ds का समाकलन कर दो, कार्य आ जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा सिंपली क्या होती है भाई, एक गतिज ऊर्जा होता है, एक आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है ना, वो आपका हाफ mv² होता है। हाँ सर हमें मालूम है। तो यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है एक हमारा, इसी चैप्टर में आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है। कहीं ना कहीं हमें पता है कि कार्य ऊर्जा कहीं ना कहीं एक सिमिलर होता है, क्योंकि कार्य का ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। तो इसलिए इन दोनों में संबंध एक निकाल कर हमें दिया गया कार्य ऊर्जा प्रमेय में, कि कार्य आप जितना भी कार्य आप करते हो, जितना भी आपने टोटल कार्य किया, वह क्या होता है, वस्तु में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये हो गया हमारा एक दोस्तों प्रमेय, जो कि हम क्या करते हैं, बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत ही इस पे सवाल पूछे जाते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय पर। ओके, तो उसके बाद इसी गतिज ऊर्जा को एक चीज आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, आप इसे लिख सकते हो p²/2m, जहां पर आपका p आपका क्या होता है आपका संवेग होता है। संवेग के रूप में भी आप क्या लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा को लिख सकते हो, जो कि आपका p²/2m के बराबर होगा। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा गतिज स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो देखो स्थितिज ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एक होता है स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा में क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, जमीन पर रखा हुआ है, उसको उठा कर ले गए h ऊंचाई पर, तो उसके अंदर एक क्या होता है ना, ऊर्जा संचित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो कि mgh होता है। कितनी ऊंचाई पर ले गए वो यहाँ पर h आपको रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में देखो स्प्रिंग यहाँ पर रखी हुई है, स्प्रिंग यहाँ रखी हुई है, इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जैसे था स्प्रिंग जैसे लेकर आया वैसे ही रखा हुआ है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है इसमें। ओके, लेकिन अगर आपने छेड़छाड़ कर दिया, इसको पकड़कर ऐसे खींचकर धरती हिलने लगी, नहीं कैमरा हिल गया, यहां पर आपने खींच कर क्या कर दिया, इस तरह लंबा कर दिया, यानी कि कुछ x मीटर आपने खींच दिया मान लो, तो इसके अंदर में क्या होता है ना, एक ऊर्जा संचित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, जो कि आपका हाफ kx² बराबर होता है। जहां पर k तो आपका क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग का आपका नियतांक होता है, लेकिन x आपका होता है कि आपने कितना खींचा भाई, कितना आपने खींचा वो x होता है यहाँ पर। बस ये ध्यान रखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब आइए देखते हैं इसी में ऊर्जा संरक्षित होती है, मतलब कि सर यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने एक चीज पढ़ा था कि जो हमारा दोस्तों टोटल एनर्जी है प्रारंभिक में, वही दोस्तों आपका एनर्जी होता है, आपका टोटल एनर्जी वही आपका फाइनल में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर प्रारंभ में अगर किसी वस्तु के पास
दोस्तों क्या एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा, यही दो एनर्जी होती है। इसको इनिशियल ले लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले के। ओके, जैसे इसी केस में एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक वस्तु को हमने क्या किया, इस ऊंचाई पर लेके गए, यहाँ पर वस्तु को पकड़ा है, और इस वस्तु को जब हमने पकड़ा है तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। सर देखो, आप h ऊंचाई पर वस्तु को क्या वो हाथ में पकड़े हुए हो, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों, एग्जाम्पल में जो हमने दिखाया है। तो इस एग्जाम्पल में वस्तु के पास क्या होगी सर, h ऊंचाई पर है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो हमने आपको बताया है सर mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी सर होगी, बताओ काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी सर, क्योंकि वस्तु को आपने पकड़ा, वस्तु चल कहाँ रही है, वस्तु के पास कोई वेग है ही नहीं है, जीरो है, तो जीरो बटा सन्नाटा अंडा हो जाएगा। अगर हमने इस वस्तु को छोड़ दिया तो वस्तु नीचे आके धरती पर टकराएगी। हाँ, तो जब धरती पर जब टकराएगी तो बताओ इस कोई ऊंचाई है धरती से इसकी, यानी कि अंतिम में फाइनल में इसके पास दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, जीरो होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी कि भाई नीचे आते आते इसके पास कोई वेग हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। ओके, तो इस तरह एक समीकरण हम बनाकर दोस्तों सवालों को ऊर्जा संरक्षण के नियम से हल करते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ओके, तो लाइक ठोकते चले और सब्सक्राइब दबाते चले। तो चलिए लेट्स मूव द नेक्स्ट चैप्टर। तो जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपके देखिए क्लास 11 बुक का 7th ये चैप्टर है, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस चैप्टर को हमने हर एक पॉइंट को हमने इस तरह आपको यहाँ पर दिखाने वाले, जिससे आपका पूरा हर एक चीज रिवाइज हो जाने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं हमारा दोस्तों, कैसे निकालते हैं, इसे दो वस्तु है यहाँ पर, एक m1 है एक m2 है आपका, एक r1 दूरी पर है एक r2 दूरी पर है दोस्तों ऑर्गन से। तो यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान केंद्र का दोस्तों जो स्थिति होता है, सेंटर ऑफ मास का दोस्तों जो स्थिति होता है इन दोनों दोस्तों पिंड के, वो होता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान केंद्र का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो पिंड है तो उनके द्रव्यमान केंद्र का दोस्तों स्थिति निकालना हो तो इस तरह निकालते हैं, जहाँ पर m1r2 r1 तो आपको पता है इनकी दूरी है, m1 m2 तो द्रव्यमान है दो वस्तु। ओके, ये द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात हमने कर ली। आप जो हमारा शुरू करते हैं, जो कि मेन है हमारा यहाँ से कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण दोस्तों, संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, ये सभी चीजें बहुत ही जरूरी है जो अब हम देखने वाले हैं अब। ओके, तो सबसे पहले कोणीय विस्थापन क्या होता है इसमें हम देखते हैं। देखो कोणीय विस्थापन तो आपको पता है क्या होता है, जब वस्तु को इधर से लेके आए कुछ हमने आगे लेकर गए तो यही एक विस्थापन हो गया, एक तरह से दूरी तय करना। लेकिन कोणीय विस्थापन क्या होता है ना, जब वस्तु क्या करे ना, रास्ते में चले नहीं, वह एक कोण पर घूम जाए, किसी कोण पर घूम जाए, कोई थीटा एंगल ले दोस्तों, उस विस्थापन को, उस कोणीय दोस्तों चलान को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। जब वस्तु क्या करे, चले नहीं, वह किसी कोण पर दोस्तों घूमे, तो ये जो विस्थापन उसने किया किसी कोण पर घूमकर, जब वो यहाँ से यहाँ तक आई तो उसने क्या किया, कोई कोण उसने चला दोस्तों, जिस कोण को उसने तय किया, जिस कोण को उसने बनाया वही आपका क्या है। तो कोण यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो चैप्टर 1 में ही हमने जो आपका जो है मात्रकीय मापन में ही सबसे पहले बताया, जो थीटा होता है वह चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। यानी कि अगर वस्तु ने यहाँ से यहाँ तक आया तो विस्थापन s तय किया तो s अपॉन में इस वृत्त की त्रिज्या r दोस्तों, ये जो अनुपात आएगा वो आपके कोण के बराबर होगा, और यही कोण आपका क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। ओके, बात करें कोणीय वेग की तो देखो सिंपल सी बात है, विस्थापन में अगर हम वेग की बात करें तो हमारा क्या होता है, ds/dt होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोणीय वेग की बात करेंगे ना तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटे में समय होगा, यानी कि यहाँ पर dθ/dt हो जाएगा, यानी कि विस्थापन की जगह आपका s की जगह यहाँ पर थीटा आ जाएगा दोस्तों, बस यही परिवर्तन हो जाता है। सरल रेखा में गति में जो सूत्र पढ़ा था इसमें भी वैसा ही सूत्र है, लेकिन जहाँ विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आ गया है, वेग की जगह कोणीय वेग आ गया है दोस्तों, त्वरण की जगह कोणीय त्वरण आ गया है, बस काम खत्म, यही है बस इसमें। ओके, और उसकी बात करें कोणीय त्वरण की तो कोणीय त्वरण भी वही है भाई, इस कोणीय वेग में परिवर्तन बटा उसमें लगा समय, यानी कि कितना दोस्तों कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ और कितना समय में हुआ वही डिवाइड कर दोगे तो कोणीय त्वरण आ जाएगा, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसको हम dω/dt लिखते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा मान लो ताक्षणिक त्वरण हो गया, एक तरह से ताक्षणिक त्वरण हो गया, ये आपको अब पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर 1 आप 3 में सरल रेखा में गति में आप सबको बता दिया गया था ताक्षणिक त्वरण ताक्षणिक वेग के बारे में कैसे दिखाते हैं, जहां पर अवकलन का यूज हो वही आपका ताक्षणिक है। समझ लो ताक्षणिक त्वरण कौन सा है दोस्तों, कोणीय वाला, कौन सा,
कोड़ी वाला, क्योंकि यहाँ पर वेग की जगह क्या आ गया है दोस्तों, कोड़ी वेग आया है, तो ये कोड़ी त्वरण आपका होगा। उसके बाद बात करें इसके आगे वाला पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में। कई बार एग्जाम में रिलेशन पूछता है कि वेग एवं कोड़ी वेग में रिलेशन बताओ, त्वरण एवं कोड़ी त्वरण में रिलेशन बताओ। ये तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका वेग होता है वह आर ओमेगा के बराबर होता है, जो आपका त्वरण होता है वह आर अल्फा के बराबर होता है। ओके, ये दो महत्वपूर्ण रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपके जिस तरह गति में जो सूत्र होते थे आप पढ़ते थे v बराबर u प्लस ए टी, तो इसमें भी उसी तरह सूत्र है, बस हमने क्या कहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन बदल क्या गया है दोस्तों, जहां पर दोस्तों आपका विस्थापन है वहां पर कोणीय विस्थापन आ गया है। जहां पर वेग आपका लिखा है उसको आप क्या लिख दो, कोणीय वेग लिख दो। जहां पर त्वरण है आपका वहां अल्फा आ गया है दोस्तों, कोणीय त्वरण आ गया है। और उसी तरह जहां बल है ना, अभी आप देखोगे जहां जहां बल हम पढ़ते थे वहां दोस्तों आ गया है टॉर्क, बल आघूर्ण। और जहां जहां द्रव्यमान है वहां पर दोस्तों देखोगे आई आ गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण, आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरह आप वेग का समीकरण भी लिख सकते हो। वेग जैसे आपका होता था u बराबर u प्लस ए टी होता था ना, वेग आपका ये क्या है, आपका अंतिम वेग है, तो यहाँ पर लिखोगे दोस्तों अंतिम कोणीय वेग। यहाँ पर क्या प्रारंभिक वेग है, तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पर, प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस ए, यहाँ त्वरण है यहाँ पर कोणीय त्वरण होगा। यहाँ पर समय, तो भाई समय को तो हम बदल ही नहीं सकते, वो तो आप वैसा ही रहेगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखो क्या होता था, एस बराबर यू प्लस ए टी होता था। एस क्या था, यहाँ पर विस्थापन था, तो एस की जगह क्या आ गया है दोस्तों, कोणीय विस्थापन आ गया है, और ओमेगा यू की जगह आ गया है, और त्वरण की जगह अल्फा आ गया। बस सब कुछ सेम है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का एक सूत्र होता है, जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं, वो इस सूत्र द्वारा निकालते हैं, जो कि होता है हमारा एम आर स्क्वायर। यानी अगर कोई पिंड हमारा इस अक्ष से दोस्तों यहाँ पर आर दूरी पर है और घूम रहा है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह इस द्रव्यमान एवं इसकी दूरी का दोस्तों स्क्वायर का गुणनफल के बराबर होगा। और बल आघूर्ण की बात करें, जो टॉर्क होता है, जो हमारा बल की जगह आ गया है, तो जो टॉर्क होता है वह दोस्तों आई अल्फा के बराबर होता है, और इसी टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, आर इंटू एफ के बराबर भी बोलते हैं। और ये टॉर्क आपको पता होगा, जैसे हो गया दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये वस्तु घूमता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बल आघूर्ण बोलते हैं। और ये बल आघूर्ण दोस्तों किसके बराबर होता है, जिस बल को आप लगा रहे हो, जिस बल द्वारा आप घुमा रहे हो इस पेन को दोस्तों, और कितनी दूरी पर घुमा रहे हो, इस अक्ष से कितनी दूरी पर घुमा रहे हो दोस्तों, उसका गुणनफल के बराबर होता है ये टॉर्क। और ये कैसा गुणनफल होता है, ये एक सदिश गुणनफल होता है। यानी कि अगर आपको दोस्तों एफ आपको दे दिया जाए एवं आर आपको दे दिया जाए आई जे कैप के रूप में, आई कैप जे कैप के रूप में, तो इन दोनों का आप सदिश गुणनफल करोगे और क्रॉस एप, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम में सवाल बनते न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको ध्यान रखने, क्रॉस प्रोडक्ट करके ही आप टॉर्क को प्राप्त कर सकते हो। बात करें घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो ये भी बहुत ही आसान है भाई। गतिज ऊर्जा आपको नहीं पता है, सर हमें पता है, आपने ही तो बताया था हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने आपसे कहा क्या कहा कि भाई अगर कि जो पहले था यहाँ पर बस क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, जैसे सामान इसको अदला बदली होता है ना, ये आप रखो, आप हमें दूसरा चीज दे दो, इसमें भी अदला बदली हो रहा है। यानी कि पहले आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एम की जगह क्या हो जाएगा, एम की जगह आई आ जाएगा, वी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ओमेगा आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी याद रखना है फॉर्मूला। ओके, तो ये हो गए दोस्तों इस चैप्टर की सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने आपको अभी डिस्कस करी है। चिंता मत करिए, अगर आप नहीं नोट कर रहे हो किसी कारणवश, तो आपको पीडीएफ के रूप में सारी चीजें मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर एक चीज। लेकिन अभी आप क्या करो, अच्छे तरीके से समझते रहो हर एक फॉर्मूलेस को। अगर आप लिखने में सक्षम हो, आपके पास पेन कॉपी है, तो अभी आप लिखते भी चलो, बहुत ही फायदे में रहोगे। ओके, तो अब हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 8 आपका गुरुत्वाकर्षण। ओके, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितने भी सारी चीजें हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है केप्लर का तृतीय नियम में जो हमें सूत्र मिला था कि जो आपका आवर्तकाल का वर्ग होता है वो आपका समानुपाती होता है दोस्तों उस पिंड की, या जिस ग्रह आपका घूम रहा है उस ग्रह दोस्तों उस ग्रह की अक्ष से दूरी के दोस्तों क्यूब के। ओके, आपको दिखा दीजिए, जैसे यहाँ पर आपका सूर्य है, मान लो सन है, और यहाँ पर कोई आपका दोस्तों क्या है, ग्रह है, मान लो प्लेनेट है, और ये घूम रहा है इसके चारों इस तरह चक गोल गोल। ओके, आपको याद आ जाएगा। और इसकी दूरी क्या है, मान लो ए है, तो दोस्तों इसका जो आवर्तकाल है, यानी घूमने में एक चक्कर लगाने में जो समय लगा है दोस्तों, समय उसका जो स्क्वायर होता है वह दोस्तों इसके दूरी के क्यूब के दोस्तों समानुपाती होता है। ये होता है पहला सूत्र, और इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले से। उसके बाद बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वह Gm1m2 अपन में r का स्क्वायर होता है। यानी अगर दो पिंड है m1 एक आपका m2 है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो बल लगेगा Fg,
वो आपका इसके बड़ा होता है। और ये दोनों बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अट्रैक्टिव होता है, आपको पता है ना, पिंडों को आकर्षण करने वाला होता है। और यहाँ पर जी का मान ये होता है हमारा। उसके बाद बात करें दोस्तों 28वां सूत्र हमारा क्या है, जी में परिवर्तन, यानी एच ऊंचाई पर जब जाते हैं, एच गहराई में जब हम जाते हैं दोस्तों, तब हमारा दोस्तों जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, इसका सूत्र देख लीजिए। अगर आप एच ऊंचाई पर जा रहे हो तो जो आपका जी का मान दोस्तों बदल जाता है, हमेशा 10 नहीं, हमेशा 9.8 नहीं रहता है। अगर आप अगर आप ऊंचाई पर जाते हो, गहराई में जाते हो, तो जी का मान बदलता रहता है। तो अगर आप मान लो एच ऊंचाई पर गए तो जी का जो नया मान होता है वो आपका पुराने मान अपॉन में 1 प्लस जो ऊंचाई आप गए अपन में आर ई के होल स्क्वायर के बराबर होता है फ्रेंड्स। ओके, और इसी को अगर हम कहते थे, अगर एच बहुत ही छोटा है दोस्तों हमारे आर ई से, जहां पर आर ई आपका क्या है, अर्थ का दोस्तों, अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है ये। ओके, ध्यान रखिए, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो इससे अगर एच अगर बहुत ही छोटा है, 100 किलोमीटर है, एच हमारा 50 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर, तो बहुत ही छोटा है भाई इससे। तो इसी सूत्र को हम क्या बदल के लिख देते थे, यहाँ पर जी न्यू को लिख देते थे जी 1 माइनस का 2h अपॉन में आर ई दोस्तों, ये तब हम लिखते थे जब h आपका बहुत ही छोटा है। वही बात अगर आप h गहराई में जा रहे हो, h गहराई में जा रहे हो, तो जो जी न्यू होता था वह सिंपली जी ब्रैकेट में 1 माइनस h अपॉन में आर ई होता था फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर जी तो आपका फिक्स है, जी का मान तो, जहाँ पर जी का मान तो फिक्स है 9.8, यहाँ पर भी जी का मान फिक्स है 9.8। उसके बाद दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का लास्ट फॉर्मूला है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों। दो पिंड है, एक एम का मान लो एम है, एक आपका दोस्तों स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम है आपका, एक स्मॉल एम है। ओके, तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात करें तो वो आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में इनके बीच की दूरी अगर आर है तो वो होता था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर केवल दूरी को लिख देते हैं और ये माइनस में होता है। ओके, ये हो गया हमारा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखा रखा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका दोस्तों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब हम आप शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2 फिजिक्स, प्रत्यस्थता। पार्ट 2 फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा प्रत्यस्थता ही है हमारा। तो प्रत्यस्थता आखिर होता क्या है, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो प्रत्यस्थता हमारा एक इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है हमारा, इलास्टिसिटी, वस्तु में लचीलापन का होना ही हमारा प्रत्यस्थता कहलाता है, जिसके कारण वस्तु सिटी में एक आपका दैनिक जीवन में आप देखते हो रबड़, क्या हो गया दोस्तों, ये रबड़, जैसे कि रबड़ है यहाँ पर इस या तो वस्तु का आकार में परिवर्तन हो गया ना, लेकिन हमने छोड़ दिया तो वस्तु पुनः अपने आकार में आ गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यस्थता का गुण बोलते हैं, इलास्टिसिटी का गुण। ओके, अब प्रत्यस्थता कई तरह की होती है। प्रत्यस्थता में दो चीजें हम मेन तरह से पढ़ते थे, एक पढ़ते थे हम दोस्तों प्रतिबल और एक पढ़ते थे हम विकृति के बारे में। प्रतिबल हमारा होता है सिंपली क्या, बल बटे क्षेत्रफल, यानी हमने रबड़ पर कितना बल लगाया और कितने क्षेत्रफल पर लगाया, ये होता है कि दोस्तों प्रतिबल। विकृति क्या होता है, विकृति होता है कि कितने हमने दोस्तों आकार में परिवर्तित किया, कितना हमने आकार में परिवर्तित किया दोस्तों, वही विकृति होता है। जैसे भाई एल लंबाई का था ये हमारा रबड़, इसको खींच कर हमने क्या कर दिया भाई, कुछ इसका लंबाई बढ़ा दिया, मान लो डेल्टा एल हमने क्या कर दिया और बढ़ा दिया, तो हमने कितना दोस्तों आकार में परिवर्तित किया, डेल्टा एल किया, अपॉन में पहले कितना था, एल था, तो यही हमारा परिवर्तन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, और बात करें विकृति का दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, इसका दोस्तों कोई बीमा नहीं होता है, ये क्या होता है दोस्तों, बीमाहीन होता है कोई इसकी। अब देखो इसी में हम एक चीज और पढ़ते थे, मेन चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, भले ही सब कुछ भूल जाए लेकिन इसको मत भूलना, यंग प्रत्यस्थता गुणांक यानी कि जिसको हम वाई से दिखाते हैं दोस्तों, या गामा कई लोग इसे बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, यानी प्रतिबल को विकृति से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये क्या इसके बराबर हो जाएगा, हमारा प्रतिबल हमारा होता है एफ अपॉन ए रखा, और हमारा विकृति नीचे रखोगे डेल्टा एल अपॉन में एल, तो एल ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये फाइनली फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों यंग प्रत्यस्थता गुणांक, तो आपको याद रखना है। ओके, तो प्रत्यस्थता में बस इतना ही याद रखें। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आपका तरल के गुण। तो प्यारे स्टूडेंट पार्ट 2 फिजिक्स में जो सेकंड जो चैप्टर है पार्ट 2 फिजिक्स में सेकंड चैप्टर वो है तरलों के गुण। ओके, जिसमें हम हमेशा किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा जो चैप्टर वो केवल द्रव के बारे में ही बात करता है, यानी पानी के बारे में। तो पानी के बारे में सर क्या क्या बात हम करते थे, याद करिए चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो चैप्टर में हम क्या बात, स्टार्टिंग में ही हम क्या बात करते हैं कि भाई पानी पर हमारा दाब
कितना लगता है। तो भाई पानी की सतह पर पहले बात करते हैं। तो ये पानी का सतह था, पानी की सतह के ऊपर क्या है भाई, वायुमंडल है। तो सबसे पहले तो पानी की सतह पर दोस्तों अगर कोई भी बिंदु ले लो तो उस पूरे बिंदु पर पीएटीएम ही लगता है दाब, यानी कि सतह पर वायुमंडल द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसी को पीएटीएम बोलते हैं और यही लगता है पानी की सतह पर। लेकिन क्या होता है अगर हम क्या करें, इस सतह पर नहीं, इससे h ऊंचाई नीचे चले गए, गहराई में चले गए h ऊंचाई, तो वहां पर जो दाब है क्या होगा। ओके, ये मान लीजिए पॉइंट बी है जो कि h ऊंचाई नीचे है, पॉइंट ए पर तो हमारा दाब क्या हो जाएगा, पीएटीएम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम पूछे पॉइंट नंबर बी पर जो h ऊंचाई नीचे पर है उस पर जो दाब होता है दोस्तों, वह दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि पीएटीएम से ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है, इसमें हम कितना जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है रो जी, और जो गहराई आप नीचे गए हो दोस्तों उसी का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे रो जी में, तो आपको मिल जाएगा उस बिंदु पर दाब, गहराई, उस गहराई में दाब, यानी कि पीएटीएम गहराई में गए हो, h गहराई नीचे गए हो आप, तो पीएटीएम प्लस रो जी एच आपका होगा दोस्तों पॉइंट नंबर बी पर गहराई हो फ्रेंड्स। ओके, तो करते हैं सेकंड पॉइंट नंबर 33 उत्प्लवन बल। सभी कोई जानता है, हम पानी में आपने पैर रखा होगा तो आपको लगता होगा यार मेरा पैर तो पानी में थोड़ा हल्का लग रहा है, या कोई वस्तु अगर आप पानी में डालते हो तो आप देखते हो कि ऐसे उठाया तो बहुत भारी था, लेकिन पानी में डाला तो हमको कुछ हल्कापन लगा। क्यों हल्कापन लगा, वो उत्प्लवन बल के कारण लगा, यानी कि पानी के अंदर अगर कोई भी वस्तु डाली है जिसका दोस्तों क्या है, कोई कुछ ना कुछ आयतन है, उत्प्लवन बल ऊपर ही को लगता है, जिसके कारण आपको लगता है कि यार वस्तु थोड़ा हल्की हो गई है, नहीं, क्योंकि उत्प्लवन बल लग रहा है जिसके कारण आपको वस्तु हल्की प्रतीत होती थी। और ये उत्प्लवन बल किसके बराबर हो जाता है, रो जी वी, और वी आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर वेग नहीं है, नहीं, ये तो हमारा क्या है दोस्तों, आयतन है। लिख देते हैं, आप वेग समझ लोगे, ये हमारा क्या है, आयतन है। ओके, इस वस्तु का। ओके, और बाकी रो तो आपको पता है, द्रव का हमारा बोलिए जरा क्या है, घनत्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, पॉइंट नंबर 34 अवीरता का सिद्धांत। ये नाम याद रहे ना रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई भी पाइप है जिसका एक तरफ क्षेत्रफल A1 है, एक तरफ A2 क्षेत्रफल है, ओके, इसमें से यहाँ से दोस्तों पानी जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जितना जाएगा भाई उतना यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो पाइप तो फट गया, भाई। जितना अगर V वॉल्यूम, अगर मान लो 1 लीटर पानी यहाँ से गया तो 1 लीटर यहाँ से निकलना भी पड़ेगा, यानी कि ए हमारा क्या है दोस्तों, हमारा क्षेत्रफल है, एवं दोस्तों v तो आपका क्या है, वेग है पानी का, पानी किस वेग से आ रहा है, यानी कि अगर पानी यहाँ पर v1 वेग से आ रहा है और यहाँ से v2 वेग से निकल रहा है तो a1 v1 बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से निकलने का दोस्तों जो आयतन होगा a2 v2 के। ये होता है अवीरता का सिद्धांत फ्रेंड्स। ओके, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा है एक तरह से स्टोक्स का नियम। ओके, नियम याद रहे ना रहे, लेकिन इस नियम में जो सूत्र मिला था वो याद होना चाहिए दोस्तों, यही मकसद है स्टोक्स का नियम। क्या था स्टोक्स का नियम, डेरिवेशन था पूरा का पूरा, जो कि बोर्ड में हमेशा 12th 11 के एग्जाम पूछा जाता है। लेकिन डेरिवेशन में जो सूत्र निकल के आया ये बहुत काम की चीज़ थी, जो F बराबर होता है 6 पाई NRV। ये सब क्या लिखा हुआ है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप तो सब भूल गए, इसीलिए तो वीडियो हम लाए जिसमें हर एक चीज़ आपको रिवाइज हो जाए। जो N होता है यहाँ पर वो होता है सैन्यता गुणांक, और जो यहाँ पर V होता है ये दोस्तों ये वेग होता है, और R होता है दोस्तों ये जो गोला आप फेंक रहे हो ना उसकी त्रिज्या, यानी कि अगर पानी में आप किसी भी आर त्रिज्या के गोला को v वेग से फेंकते हो तो इस पे दोस्तों ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है। ये उत्प्लवन बल मत कहिएगा, ये उत्प्लवन बल नहीं है, ये हमारा दोस्तों क्या है, स्टोक्स का नियम द्वारा इस पे दोस्तों सैन्यता गुणांक की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर बल की सैन्यता के कारण जो बल लगता है वह होता है 6 पाई NRV के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, और उत्प्लवन बल अलग से लगी रहा है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, वो अलग से लग रहा है। ये दूसरा बल है दोस्तों जो इसी पर ऊपर क्यों लग रहा है, सयानता बल की सैन्यता गुण के कारण लग रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर सैन्यता गुणांक का यूज हुआ है, ये ध्यान रखिए। और उत्प्लवन बल इस पे एक्स्ट्रा लगी रहा है, उत्प्लवन बल जो है हमारा एक्स्ट्रा लगी रहा है, ये मत सोचिए कि उत्प्लवन बल है, उत्प्लवन बल भी लग रहा है और ये वाला बल भी लग रहा है, और ये वाला बल दोस्तों बल सैन्यता के कारण लग रहा है जल की फ्रेंड्स। ओके, कई बच्चे समझ लेते हैं सर ये ऊपर की ओर हमारा उत्प्लवन बल लग रहा है, नहीं, ये हमारा दोस्तों क्या है, सैन्यता गुण के कारण लगता है। उसके बाद अगर देखें 36वां पॉइंट में, वह है दोस्तों पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव क्या होता है, हमारा किसी भी जल का पृष्ठ पे तनाव होता है जिसके कारण अणु क्या होते हैं, खींचे होते हैं, उस तनाव दोस्त को हम बोलते हैं F/L। ओके, और बर्नौली के प्रमेय से दोस्तों एक हमारा महत्वपूर्ण चीज निकल के आया था, आपको याद रखना है कि जो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हमारा हमेशा किसी भी दोस्तों जल के लिए क्या होता है, उस
स्थिरांक होता है यानी कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली का प्रमेय में हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद बात करते हैं 37वां नंबर पॉइंट में, अधिक दाब। अधिक के दाब क्या होता है? अब कोई भी आपका बूंद है, कोई भी जल की अगर आपकी बूंद है तो आप देख रहे हो यहाँ पर दाब P है, बाहर की ओर ये आपका एयर है, और एयर में तो आप सभी जानते हो फ्रेंड्स आपका क्या होता है, PATM का दाब होता है, PATM। लेकिन जो जल का बूंद है उसके अंदर PATM नहीं होता है। देख लो ना, ये देखो पूरा का पूरा जो सतह है क्या है, इस तरह सिकुड़ा हुआ है, यानी क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अलग से दाब है जो इसको यहाँ पर इस तरह सतह को इस तरह खींचा हुआ है, खींच कर गोल एकदम बनाया हुआ है, यानी कुछ दोस्तों अलग से भी दाब है, नहीं तो ये फैला नहीं होता, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा दाब होता है दोस्तों, कुछ अंदर की ओर PATM से ज़्यादा होता है दाब, इसलिए ये क्या है, पूरा पूरा खींचा होता है। और वही दोस्तों अधिकतम दाब को क्या बोलते हैं, अधिक का दाब बोलते हैं, जो कि अधिक के दाब हमारे एक्सिस प्रेशर किसके बराबर होता है, 2T/R के बराबर होता है, जहाँ पर T तो आपका क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को ही हम T से दिखाते हैं, तो पृष्ठ तनाव होता है हमारा T जहाँ पर। ओके, और कई जगह पृष्ठ तनाव को दोस्तों S से भी दिखाया जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, TS बराबर है एक दूसरे के। ओके, यहाँ पर आप S भी दिखा जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S और T दोनों ही हमारे किसके यूज होते हैं, तनाव बल को दिखाने के लिए यूज होते हैं फ्रेंड्स। ओके, और ये हो गई जल की बूंद के बारे में, पूरा का पूरा अंदर पानी है। लेकिन बात करें बुलबुले के केस में, यानी कि एक लेयर है बाहर की और अंदर की ओर भी लेयर है दोस्तों, तो ऐसी केस में क्या होता है, दो लेयर हो गए ना, एक लेयर यहाँ पर तो एक ही लेयर था, अंदर कोई लेयर नहीं है, यहाँ पर एक लेयर, अंदर भी एक लेयर है, तो दो लेयर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 2S का 4 दो गुना कर देते हैं, यानी 4 कर देते हैं 2 का, बाकी सब वही होता है। T या फिर S लिख दो दोस्तों, बात एक ही है, T लिखो या S लिखो, बात एक ही है दोस्तों, दोनों हमारे क्या है दोस्तों, तनाव है पृष्ठ वाला। ओके, और यहाँ R हमारी क्या है दोस्तों, इसकी त्रिज्या है। ओके, अधिक दाब हमारा इस केस में 4T या 4S/R होता है। उसके बाद केस नहीं कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर अगर कोई बीकर में पानी है तो बीकर में पानी है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप कोई दोस्तों पाइप डाल देते हो जिसकी त्रिज्या मान लो R है, पाइप डाल दिया जिसकी त्रिज्या R है, तो होता क्या है ना, पानी यहाँ तक है पहले, लेकिन पाइप डालने के बाद इसमें पानी यहाँ तक नहीं रहता है, यहाँ तक पानी नहीं रहता, इससे और ऊपर उठ जाता है, कुछ और ऊपर उठ जाता है, और वह जो ऊंचाई ऊपर उठता है वह ऊंचाई हमारी किसके बराबर होती है, 2T/ρg/r cos थीटा के बराबर होती है। जहाँ पर R तो क्या है, पाइप जो आपने डाला उसकी त्रिज्या है, रो और जी के बारे में आपको पता है, रो जल का घनत्व है, टी आपका पृष्ठ तनाव है आपको पता है, और थीटा आपका क्या होता है ये जान लीजिए, थीटा आपका स्पर्शी कोण होता है जल का, जो जल का है दोस्तों स्पर्शी कोण होता है ये, और जो कि आपको हमेशा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो स्पर्शी कोण आपको दिया रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये रहा इस चैप्टर में हमने इतनी सारी बातें कर ली, सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लिया। नाउ आइए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो प्यारे बच्चों, जो आपका तीसरा चैप्टर है वह है थर्मल इफेक्ट, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तापी गुण पदार्थों के। तो तापी गुण में हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर का अदला बदली, यानी कि अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दी हो तो सेल्सियस में बदलना हो तो आप इस रिलेशन का यूज कर टेम्परेचर को अदला बदली कर सकते हो। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में टेम्परेचर में आप 273.50 केल्विन जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या, उसका टेम्परेचर केल्विन में। ओके, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, ओके, इसको केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 273.15 में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 27 को फ्रेंड्स। ओके, तो आपको मिल जाएगा 300.15 केल्विन। ओके, अब बात करते हैं तापी प्रसार की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्या है तापी प्रसार, यानी कि ताप जब हम लगाते हैं ना तो वस्तु का आकार में परिवर्तन हो जा रहा है, उसी को हम तापी प्रसार कहते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में होता है ना, पटरियाँ हमारी क्या होती है, गर्मी के मौसम में सिकुड़ जाती है, ठंडी के मौसम में थोड़ा फैल जाती है, इसलिए पटरियों को थोड़ा गैप देकर हम क्या करते हैं, बिछाते हैं रेल की। ओके, ये बात आपको पता होगी। अब बात करते हैं कि कितना प्रसार होता है, कि कितना लंबाई में वृद्धि होता है, कितना कमी होता है, ये देखते हैं। जैसे L लंबाई का अगर आपको कोई वस्तु है T ताप पर है, ओके, L लंबाई का है T ताप पर है, लेकिन अगर आपने कुछ ताप बढ़ा दिया, कुछ ताप मान लो डेल्टा T आपने क्या कर दिया और इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका लंबाई भी दोस्तों डेल्टा L बढ़ जाता है, और वो जो डेल्टा L होता है वो आपका यहाँ पर अल्फा L डेल्टा T के बराबर होते हैं, यानी जो लंबाई में वृद्धि होती है, कितना लंबाई बढ़ गया वह इस सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं। अल्फा आपका यहाँ पर क्या होता है, एक रेखीय प्रसार का गुणांक होता है, और डेल्टा T आपका टेम्परेचर में परिवर्तन, L आपका दोस्तों इसकी लंबाई जो पहले थी ये होता है। ओके, और बात करें क्षेत्रीय प्रसार की, भाई लंबाई बढ़ रहा है तो अगर कोई वस्तु है जिसका कोई क्षेत्रफल है वह भी तो बढ़ेगा ही ना,
ओके तो वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ओके तो अगर टेम्परेचर में वृद्धि कर दोगे तो भाई यहाँ से भी ये वस्तु बड़ी होगी, यहाँ से वस्तु बड़ी होगी, यहाँ से भी फैलेगी, यहाँ से भी फैलेगी, फैल कर चारों तरफ से दोस्तों इसका एरिया कुछ डेल्टा ए मान लो बढ़ गया, डेल्टा एल ए आपका इसका एरिया बढ़ गया। और ये जो डेल्टा ए होता है दोस्तों वह बीटा ए डेल्टा टी के बराबर होता है, जहां पर बीटा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। बीटा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है आपका, यहाँ पर जैसे रेखीय प्रसार गुणांक था, यहाँ पर जो बीटा होता है वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। डेल्टा टी टेम्परेचर में परिवर्तन, ए आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल। ओके और सेम टू सेम इसी तरह आयनात्मक प्रसार होता है, आयतन में वृद्धि। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन में वृद्धि होगी डेल्टा पी, तो ये डेल्टा वी आपका गामा वी डेल्टा टी के बराबर होता था। हम पढ़ते थे जहाँ पर गामा आपका आयतन प्रसार गुणांक, डेल्टा टी आपका वही टेम्परेचर में परिवर्तन, वी आपका प्रारंभिक आयतन होता है फ्रेंड्स। ओके और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हैशटैग लगाकर मैं लिखा है कि अल्फा बीटा गामा जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार गुणांक, ये सभी इन सभी का जो अनुपात होता है वह 1 2 3 के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, नोट कर लिया अभी जस्ट। ओके क्यों? क्योंकि भाई साहब रिजल्ट में हमने देखा कि जो हमारा बीटा होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा होता है 3 अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 अल्फा 3 अल्फा यहाँ पर रख दो तो आपको रेशो मिल जाएगा 1 2 3। ओके ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो और क्या क्या होता है। केवल क्या वस्तु का लंबाई बढ़ता है? नहीं, हमने देखा था कि वस्तु में ताप बढ़ाने पर केवल लंबाई ही नहीं बढ़ता है, बल्कि ताप में परिवर्तन करने के साथ साथ वस्तु का दोस्तों क्या होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु गर्म होने लगती है। वस्तु कोई मान लो अगर द्रव है तो वह वाष्प हो जाता है, यानी कि कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसे। ओके जैसे आपसे कोई कह दे कि ये हमने पानी लिया 1 लीटर, बताओ 100 ग्राम पानी है, इस पानी का 100 ग्राम है, 25 डिग्री सेल्सियस के से इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाना है। ओके तो आपको कितना ऊर्जा उसको देना पड़ेगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए ना। तो यही सब चीज़ें तो हमने पढ़ा था वहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपका हो गया एफ द्रव्यमान का कोई मान लो कोई भी पदार्थ है, जल हो गया आपका दोस्तों, बर्फ हो गया, मान लो आपका मान लो बेंजीन हो गया, कोई भी पदार्थ हो गया, कोई भी आपका द्रव्य है दोस्तों, कोई भी आपका पदार्थ है समझ लो एम, जिसका जो द्रव्यमान है वह मान लो m ग्राम है। इसमें हमने क्या कर दिया, आपने टेम्परेचर में परिवर्तित कर दिया, यानी पहले T था, आपने डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके तो आपको पूछा जाए कितना ऊष्मा लगा, तो वो इस सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं। जो ऊष्मा लगती है वो आपका ms डेल्टा T के बराबर होती है, जहाँ पर m तो होता है वस्तु कितना ग्राम की है, वस्तु का कितना भार है, आपका m आपका s आपका होता है, बस आपको याद रखना है विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों होती है, जो कि आपको प्रश्न में दी होती है, प्रश्न में आपको दी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर जल है तो जल का विशिष्ट ऊष्मा आपको दे देगा पेपर में और कहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपने तापमान बढ़ा दिया तो कितना ऊष्मा लगेगा। तो बस यही फॉर्मूले में रख दो, सब कुछ दिया ही है, टेम्परेचर 25 डिग्री बढ़ाना है, मान लो द्रव्यमान दे दिया 100 ग्राम जल का, तो कर लोगे आसानी से। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके और अगर बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन, आप केवल गर्म ही नहीं कर रहे हो, मान लो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई ठोस है, उसको इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि वो ठोस से तुरंत द्रव बन गया, यानी कि बर्फ था, बर्फ को आपने गलाकर द्रव में बना दिया। एग्जाम्पल में यही ले लो, बर्फ है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको आपने गर्म किया, गर्म कर उसको द्रव में बढ़ा दिया, वह भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि देखो जब अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो जो तापमान होता है वह स्थिर रहता है। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देखो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने टेम्परेचर देते गए, उसको ऊष्मा देते गए, उसको ऊष्मा हीट देते गए, लेकिन हुआ क्या, वो द्रव से क्या हो गया, बर्फ में वो हुआ क्या, वह बर्फ से द्रव में बदल गया, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। ओके तो ये चीज़ें हम पढ़ते थे, अब इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो ऊष्मा लगती थी यहाँ पर इस केस में अवस्था परिवर्तन में, वह ml के बराबर होती है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए, ml के बराबर। जहाँ पर L तो आपका होता है गुप्त ऊष्मा, जो भी फिर बता दें ये आपको दी होती है, जैसे बर्फ का गुप्त ऊष्मा दे देगा आपका यहाँ पर, और दे देगा 100 ग्राम आपका बर्फ, उसको द्रव में बदलना है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बताओ कितना ऊष्मा लगेगा। तो आप लिखोगे 100 मल्टीप्लाई बाई इसका गुप्त ऊष्मा जो आपको दिया होगा, और आपका आंसर आ जाएगा यूं चुटकियों में। ओके तो हर एक फॉर्मूले को हमारे साथ नोट करते चले। तो ये हो गया आपका ये जो पूरा चैप्टर और में सारे मेन पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट।
सबसे पहले हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है अब हम गैस के बारे में इस ऊष्मागतिकी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, और आपने पढ़ा होगा तो हम यहाँ तो फॉर्मूला रिवीजन करने आए हैं। अगर किसी गैस में है, कोई बीकर में है, ओके, इसमें अगर आपने क्या किया, कोई दाब लगा, कोई क्या किया, प्रेशर लगाया P, और वस्तु का जो इसमें प्रेशर लगाया P और गैस का जो आयतन है वो घटा दिया। दोस्तों पहले क्या था, V1 था, V1 से आपने क्या कर दिया और घटाकर आयतन V2 कर दिया। तो दोस्तों जो आपने इसमें हम कितना कार आपसे पूछा जाए तो कार होता है P डेल्टा V, P इंटू में डेल्टा V, आयतन में कितना परिवर्तन किया और आपने और कितना दाब लगाकर, तो ये होता है कार्य की गणना हम करते हैं। और जो पहला नियम था ऊष्मागतिकी का वो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। जो पहला नियम था, कितना आपने ऊष्मा दिया इंटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एवं कार्य। ओके, ये फर्स्ट नियम क्या कहता है एक बार थोड़ा याद दिला दीजिए। देखो ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि अगर किसी भी गैस को अगर आप क्या करते हो, Q उष्मा देते हो, Q उष्मा अगर आपने दिया, मान लो किसी भी गैस को Q उष्मा आपने दे दिया, तो वस्तु वो Q उष्मा का क्या करेगी, या तो अपना दोस्तों इंटरनल एनर्जी अपना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर लेगी, या तो उसी Q उष्मा को लेकर वह दोस्तों क्या हो जाएगी, कोई ना कोई कार्य कर लेगी, यानी कि फैल जाएगी या फिर दब जाएगी। ओके, तो अगर Q उष्मा देते हो तो वही ये दो चीजें करती है वो गैस। ओके, तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जो Q होता है वह बराबर होता है किसी भी गैस के लिए उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य के। ओके, और ये आंतरिक कार्य तो हमें पता है P इंटू डेल्टा V, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपका होता है NCV डेल्टा। ठीक है, ओके। तो तीन हम प्रोसेस में देखते हैं कार्य की गणना। जैसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देखते थे कि कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है आपका। और अगर बात करें रुद्धोष्म प्रक्रम में, देखो उच्चतम तापीय प्रक्रम में दोस्तों हमारा जो चेंज इन कैटिक ये होता है, ये जो आपका आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र भी हमने आपको दिखाया NCV डेल्टा T होता है, यानी कि यार टेम्परेचर में जब बदलाव होगा ही नहीं तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं, हाँ होगी, क्योंकि ताप हमारा क्या है, समान है, ताप बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये हमारा दोस्तों आंतरिक ऊर्जा जीरो होता है इस केस में। और रुद्धोष्म प्रक्रम में दोस्तों जो हमारा Q होता है दोस्तों वह जीरो होता है फ्रेंड्स। ओके, और इसमें अगर कार्य की हमने डेरिवेशन किया था तो ये सूत्र निकल कर आया था फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर गामा जो आपका आप सोचेंगे क्या है, गामा आपका CP/CV होता था फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पर एक मेयर रिलेशन भी हम पढ़ते थे कि CP-CV बराबर R होता है। और बात करिए उसके आगे 83वें पॉइंट की, तो इसके बाद हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम में हम इंजन के बारे में पढ़ते थे कि किसी भी इंजन की दोस्तों जो दक्षता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वह 1 - Q2/Q1 होती है। ओके, और यही हमारा बराबर होता था 1 - T2/T1 के, जब हम कार्नोट इंजन के बारे में बात करते थे, कार्नोट इंजन के बारे में स्पेशली। अब कई बच्चे सोचेंगे यार सर यार Q2 Q1 T2 क्या है पिक्चर दिखा रहे हो क्या T2 की? नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको बताते हैं, आप भूल गए भले लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं। जो आपका दोस्तों इंजन होता है वह कैसे कार्य करता है, इंजन में आप क्या करते हो, कोई उष्मा देते हो, कुछ कार्य करते हो। जो आपका जनरेटर होता है उसमें आप डीजल डालते हो, हाथ से ऐसे चलाते हो। ओके, किसी भी मोटर का यूज कर हाथ से यूज करके चलाते हो, तो उसको आपने क्या किया, पहले उष्मा दी डीजल के रूप में, फिर उसी उष्मा से उस इंजन ने क्या किया दोस्तों, कोई ना कोई कार्य किया, फिर बाकी की जो दोस्तों गर्मी थी वह उसने बाहर धुएं के रूप में निकाल देती हो। ओके, तो जहां से आपने दोस्तों उष्मा दी उसको दोस्तों Q1 बोलते हैं। जो उष्मा उसने निकाल दी गर्मी के रूप में उसको Q2 बोलते हैं इंजन ने। और जितना दोस्तों उसने कार्य कर दिया ये तो अलग ही बात है। ओके, और यहाँ पर जो T1 होता है वह दोस्तों होता है स्रोत का दोस्तों तापमान, यानी जहाँ से आप दोस्तों डीजल डाल रहे हो, जिस हिस्से से आप डीजल डाल रहे हो उस हिस्से का तापमान उसको क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, उसका तापमान आपका T1 होता है। और जो T2 होता है वो आपका दोस्तों जहां से वह गर्मी निकल रहा है ना, उसी गर्मी वाले क्षेत्र का जिसको उसको सिंक बोलते हैं, उसका तापमान T2 होता है। ओके, और Q1 Q2 हो गया दोस्तों, Q1 आपको हो गया कितना उष्मा आपने दी, Q2 हो गया कितना उष्मा उसने कार्य करने के बाद निकाल दी। ओके, इंजन के बारे में ये चीजें हमने रिवाइज कर ली, जो कि आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, उष्मा गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत के बारे में। बहुत ही छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं यहीं पर। तो गैसों के बारे में दोस्तों 3 नियम दिए गए थे, आप हमने केमिस्ट्री में भी पढ़े थे और यहाँ पर फिजिक्स में भी पढ़ते थे। ओके, तो यहाँ पर गैस का पहला नियम कहते हैं कि पीवी का गुणांक हमारा क्या होता है, नियत होता है। चार्ज ही कहते हैं कि V/T आपका नियत होता है, और गैल्वेनिक कहते हैं कि P/T आपका नियत होता है फ्रेंड्स। ओके, और बात करें यहाँ पर गैसों का वेग, तो गैसों का 3 वेग हम पढ़ते थे पहले, औसत वेग, वर्ग माध्यमूल वेग, अति संभावी वेग। ओके,
औसत वेग का सूत्र ये होता है, वर्ग माध्य मूल वेग का सूत्र ये होता है, एवं अति संभावी दोस्तों वेग का सूत्र हमारा ये होता है 3RT/रूट में पूरा है m। ओके, और यहाँ पर r और t m ये सभी तो आपको पता होगा। m बता देते हैं, m आपका होता है दोस्तों गैस के बारे में, गैस का दोस्तों मोलर द्रव्यमान, मोलर दोस्तों गैस का द्रव्यमान होता है ये आपका m। ओके, और बाकी आपको पता है PV बराबर nRT होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम nKT भी लिख सकते हैं, जहाँ पर n तो आपका होता है गैस के कितने अणुओं की संख्या, और k यहाँ पर एक नई चीज होती है, हम देखते थे वोल्ट जमान नियतांक k। ओके, और k का बारे में बता दें तो k का सूत्र होता है R/Na, और इसका मान पूछे कोई तो k का जो मान होता है वो यहाँ पर मैं लिखा है 1.38 × 10⁻23 होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये पूरा हमने देख लिया। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। पॉइंट आपको याद नहीं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, और इसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाकर पूरा याद दिला कर ही जाएंगे। ओके, तो जो सबसे पहला है पॉइंट कि गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है, गैस भी भाई, गैस के अंदर के पार्टिकल अणु भी क्या करते हैं, गति करते हैं, तो उनकी भी जो गतिज ऊर्जा है कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो वो आपका होता है 3/2RT। किसी भी टेम्परेचर पे आपसे पूछे गतिज ऊर्जा तो 3/2RT आपका गतिज ऊर्जा होगा। और गैसों द्वारा दोस्तों लगाया गया दाब हमारा होता है, गैस क्या करते हैं, बीकर में आपने रखा तो वो इधर उधर उसके अणु क्या होते हैं, बीकर में टकराते हैं, तो जो दाब लगाते हैं ना बीकर के सतह पर वो होता है 1/3 ρV/RMS का स्क्वायर। ओके, जहाँ रो तो होता है गैस का घनत्व और V/RMS तो होता है आपका वर्ग माध्य मूल वेग। ओके, और 47वां जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, स्वतंत्र कोटि ऑफ गैसेस। ओके, गैसों के लिए जो स्वतंत्र कोटि होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है, अगर कोई भी गैस अगर एक परमाणु होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F आपका 3 होता था, याद करिए। अगर द्विपरमाणुक है यानी कि O2 हो गया आपका, N2 हो गया, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 होता है। अगर त्रिपरमाणुक हो गया जैसे H2O हो गया दोस्तों, N2O हो गया, तो उसके लिए जो F का मान होता है वो 6 होता है फ्रेंड्स। ओके, और इसका F का मान अब क्या होगा सर, जानकर क्यों नहीं, गैसों का आंतरिक ऊर्जा जो हमने देखा था एक सूत्र क्या, NCV∆T हमने देखा था ना। और जहां पर दोस्तों जो CV आपका होता है ना, CV जो आपका होता है, यहाँ पर जो CV होता है वो आपका बारे में जो आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे कॉपी से नोट से, तो CV आपका FR/2 होता है, जहां पर F तो आपका क्या है, वही चीज है, स्वतंत्र कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक परमाणु गैस है तो F का मान आप 3 रखोगे, द्विपरमाणु को तो 5, त्रिपरमाणु के तो 6 रखोगे, तब आपको CV मिलेगा, तब यहाँ पर रखोगे तो आपको गैस की आंतरिक ऊर्जा मिलती है। यानी कि अगर आंतरिक ऊर्जा को अगर आप खोल के लिखोगे तो आपका हाफ FR∆T के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर CV का मान अगर आप यहाँ पर रख दोगे फ्रेंड्स। ओके, तो F का मान रखते जाओ, टेम्परेचर में परिवर्तन रखते जाओ, तो आपको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन मिलता जाएगा फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया 27 डिग्री सेल्सियस पर O2 की आंतरिक ऊर्जा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो केल्विन में बदल लेते टेम्परेचर को, तो केल्विन में हो जाएगा आपका 300 केल्विन। ओके, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जाएगा, हाफ। अब O2 गैस है, अब O2 गैस है, O2 के लिए जो F का मान होता है वो 5 होता है फ्रेंड्स। ओके, और R है यहाँ पर रख दिया, और टेम्परेचर 300 रख दिया, तो सभी चीजें आप रख दो यहाँ पर, और आंसर आप खुद से निकाल लोगे, कैसा भी न्यूमेरिकल्स आ जाए फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, वो आपका है सरल रेखा में गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वार्षिक परीक्षा का, क्लास 11th हो गया, चाहे वो IIT नीट का एग्जाम क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सरल रेखा में, तो देखो कोई भी अगर वस्तु क्या होती है अपने माध्य की, जैसे आप घड़ी देखते हो, सबसे मस्त उदाहरण है घड़ी। घड़ी का आपने निचला हिस्सा देखा है, ऐसे जो टक 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 घूमता रहता है, तो वो क्या कर रहा है भाई, ये बीचों बीच उसका क्या है, ये जो हिस्सा है, जो ये जो लाइनिंग हो गया दोस्तों, वो माध्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, माध्य दोस्तों स्थिति। और उसी माध्य स्थिति के दोस्तों इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमना ही हमारा क्या होता है दोस्तों, सरल आवर्त गति कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, और इस सरल आवर्त गति का जो आवृत्ति होता है वह 1/T होता है, जहां पर T होता है दोस्तों ना, T आपका क्या होता है, T होता है दोस्तों समय। सर कैसा समय भाई, समय होता है एक दोलन कंप्लीट करने में, एक दोलन पूरा करने में दोस्तों जो समय लगता है, यानी कि अगर ये माध्य दोस्तों मीन पोजीशन है तो एक दोलन क्या होगा, ऐसे गया वापस ऐसे आ जाता है, तो एक दोलन हो गया, और एक दोलन में जो समय लगता है वही आपका T होता है फ्रेंड्स। इसको आवर्तकाल भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने दिखाया भी है कि यहाँ पर घड़ी का हमारा हिस्सा गया ऐसे टक, यहाँ पे फिर ऐसे आया फ्रेंड्स। ओके, अपने
वापस अपने पोजीशन में। और ये जितना दोस्तों जितना ऊंचा तक जाता है ना, जितना दोस्तों डिस्टेंस ये गया यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, जो डिस्टेंस ये गया अधिकतम, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आयाम बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके। और विस्थापन समीकरण हम देखते थे। विस्थापन समीकरण यानी कि किसी भी दोस्तों टाइम पर आपसे पूछ दे कि कितना विस्थापन गया, यानी कि ऐसे जा रहा है, ऐसे गति कर रहा है, हमने खटक से रोक दिया 5 सेकेंड में, तो हमने पूछा कि बताओ मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस तय किया, तो भाई वो समय यहाँ पर रख दो, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स वो डिस्टेंस। ओके। तो ये विस्थापन समीकरण हो गया। और इसी तरह वेग समीकरण का ये सूत्र होता था हमारा, यहाँ पर ओमेगा रखते थे, ए आपका आयाम होता था, वाई आपका वही टी समय पर वस्तु का कितना विस्थापन है वह यहाँ से हम निकाल कर रखते थे फ्रेंड्स। ओके। और त्वरण की बात करें तो त्वरण आपका अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता था। वाई आपका वही है, विस्थापन है उस दोस्तों, विस्थापन है आपका उसका। ओके। और दोस्तों बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा आपको पता है कैसे सर, जो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर होता है ना सर। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर दो, वी का मान रख दो। वी आपका क्या है दोस्तों, ओमेगा है, रूट में ए का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर वी का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर। बस इसको उठाकर यहाँ रख दो, आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही याद है तो ये आप खुद। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा तो आसानी से निकाल लोगे, यहाँ पर वी स्क्वायर का जो मान है इस यहाँ पर रख कर इसी में बस। तो उसकी बात अगर बात करें यहाँ पर स्थिर ऊर्जा की, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको डेरिवेट हम करते थे, और डेरिवेट करने के बाद जो हमारा आता था हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए विस्थापन का स्क्वायर होता था हमारा। ओके। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि कुल ऊर्जा बता, तो कुल ऊर्जा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता है, गतिज ऊर्जा पता है, हाँ सर। स्थितिज ऊर्जा आपने याद कर लिया, हाँ सर। तो कुल ऊर्जा क्या होगी, इन दोनों को आपको बस जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर इसका मान रखकर आप गतिज ऊर्जा निकाल लेना, स्थितिज ऊर्जा ये आपको दोनों को अगर आप जोड़ोगे अभी अपनी कॉपी में राइट नाउ, तो आपको मिल जाएगा कुल ऊर्जा हाफ दोस्तों, हाफ एम ए का स्क्वायर एवं ओमेगा का स्क्वायर आपको मिलेगा फाइनली। ओके। तो ये हो गया आपका सरल आवर्त गति में जितने भी सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट हमने आपको रिवाइज करा दिया सब कुछ। आप आइए लास्ट एवं आखिरी इस फिजिक्स के चैप्टर की ओर चलते हैं, वेव्स यानी कि तरंगों की ओर। और इस पूरे सीरीज को जो हमारे चल रहा है, इतनी लंबी वीडियोस आपने इतना तक साथ बनाया, आप सभी का तहे से दिल से धन्यवाद। और बस ये लास्ट चैप्टर है, आइए उसे भी हम जल्दी से देखकर अपना इस वीडियो को एंड करते हैं और सारा कॉन्सेप्ट फिनिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर। हाँ, तो यहाँ पर जो तरंगे हैं, तरंगों के दोस्तों प्रकार भी हम आपको यहीं पर आपको रिवाइज करा देंगे, चिंता मत करें। और जितने सारे फॉर्मूले से वो भी हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं। ओके। और ये चैप्टर यहीं पर फाइनल खत्म कर देते हैं। ओके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो तरंग होती है उसका चाल क्या होता है। सबसे बेसिक चीज़ तो ये है। तो चाल जो होता है वह आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। कोई भी तरंग आपकी जा रही है, उसकी जो चाल होती है, उसका जो वेग होता है दोस्तों, वह आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। आवृत्ति को हम एन से भी दिखाते हैं और एफ से भी दिखाते हैं, तो या इसे आप एन लैम्डा बोल दो या एफ लैम्डा बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तरंग के देखो आपको प्रकार पते होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रकार ही पूछे जाता है तरंग के बारे में। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक देखो आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। आप दोनों में अंतर क्या होता है, सिंपल सी बात है। जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ना, वो कुछ इस तरह हमारे गति करता है, जैसे कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर इस तरंग का देखोगे तो ये बीच वाला पोजीशन मीन पोजीशन हो गया, माध्य स्थिति, इस तरंग का माध्य स्थिति। और ये जो तरंगे है गति कर रही है, इसके जो कण है दोस्तों, वह इन मीन पोजीशन के दोस्तों लंबवत हमारे गति कर रहे हैं। देखो माध्य पोजीशन ये और इसके लंबवत हमारी ये तरंग है, माध्य पोजीशन ये इसके लंबवत हमारी ये तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग की वे तरंग होती है जिसमें दोस्तों कण की जो गति होती है वह माध्य स्थिति से लंबवत गति करता है। ओके, ये तरंगे। और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वह दोस्तों माध्य पोजीशन की क्या होती है दोस्तों, लंबवत नहीं, उसी के समांतर इसमें कण गति करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, एक उदाहरण हो गया लोहे की छड़ का कंपन। जैसे लोहे की छड़ आपने क्या कर दी है, जमीन में गाड़ रखा है, हवा चली बहुत तेज और वो कंपन करने लगी। इस तरह लोहे की छड़ है और हवा जब यहाँ पर चली, ऐसे ऐसे बहुत तेज हवा आई दोस्तों, और ये दोस्तों जो लोहे की छड़ है ऐसे ऐसे कंपन करने लगी। ऐसे ऐसे जब कंपन
संपन्न कर रही है तो इसका माध्य पोजीशन आपका ये है, माध्य पोजीशन ये है और इसी माध्य पोजीशन की देखो लंबवत नहीं गति कर रही है, लंबवत नहीं बल्कि इसी के अगल बगल इसी के समांतर ऐसे ऐसे कंपन करिए, यानी कि इसी के दोस्तों समांतर हो गया दोस्तों। ऐसे ही तरंगों को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अब बात उसके बाद अब हम देखते हैं ध्वनि की चाल पर दोस्तों तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि की चाल हमें पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, वह निर्मात में होता है दोस्तों स्टैंडर्ड कंडीशन पर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बदलते रहते हो तो उस ध्वनि की चाल दोस्तों बदलती रहती है और उनके बीच में संबंध ये होता है कि जो ध्वनि की चाल का स्क्वायर होता है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ध्वनि की चाल संबंधित एक और दोस्तों रिलेशन है कि गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है, अगर गैस का घनत्व तो अगर आपका डी है, किसी भी गैस में दोस्तों ध्वनि की चाल दोस्तों उसके घनत्व के वर्गमूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। जितने भी सारे आपके मित्र हैं उनको भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियोस उनको भी फायदा पहुंचे। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे अभी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाने वाले हैं इस चैनल पर, चाहे क्लास 11 की स्टूडेंट हो चाहे वो क्लास 12 की स्टूडेंट हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम को में अच्छे करिएगा, चाहे आप नीट के एग्जाम दे रहे हो, आईटी का, या फिर आप क्लास 11 का एग्जाम देने वाले हो फ्रेंड्स। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, फोड़कर आइएगा। तो चलिए, क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फिजिक्स की, जिसमें हमने 50 पूरे फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है जिससे ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आप नेक्स्ट दूसरी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और क्लास 11